हरियाणा में चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है और चुनावी तैयारियों को लेकर के सभी दलों में, सभी राजनीतिक दलों में मंथन चल रहा है। कोई किसी के साथ गठबंधन कर रहा है। इनेलो ने बसपा के साथ किया है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी संभवतः अकेले चुनाव लड़ेगी, चूँकि पिछली बार भी उसने अकेले चुनाव लड़ा था और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर शासन कर रही है। ठीक है, वो पिछले 6 महीने पहले उन्हें वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को बनाना पड़ा। वो एक सत्ता परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी को दर्शाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। टिकटों पर मंथन चल रहा है, लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जीत की हैट्रिक को कैसे लगाएगी। यानी पिछले 2 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। पिछली बार उनकी 41 सीटें थी, नारा तो 70 पार का दिया था, अब की बार 70 पार, और 90 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने केवल 41 सीटें जीती और 11 सीट विधानसभा की जीतने वाली जेजेपी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी थी तो उसके साथ गठबंधन करके सरकार चलाई थी। बैसाखी की सरकार भी पूरे 5 साल चल गई, जेजेपी के विधायक भी टूटकर भाजपा की तरफ आ गए, सरकार अभी चल रही है और विधानसभा चुनाव सामने आ गए हैं। तो इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा होगा, कौन चेहरा होगा, नारे और चेहरे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी क्या उतरेगी या इस बार 90 पार या किसी का चेहरा घोषित नहीं करके भारतीय जनता पार्टी इस युद्ध क्षेत्र में उतरेगी, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि 10 साल के शासन के बाद अभी 6-8 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 5 सीटें हार जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन कौन सी वो प्रमुख चुनौतियाँ हैं जो सामने खड़ी हैं जीत की राह में, जो भाजपा के हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए बीच में स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है। तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सामने किस तरह की चुनौती पेश आ रही है। हरियाणा में किसान आंदोलन की आग अभी भी सुलग रही है। आपको याद होगा किसान आंदोलन के बाद पहली बार हरियाणा में अगर कोई चुनाव हुआ तो वो पिछला लोकसभा चुनाव था, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हरियाणा में और राजस्थान में लोकसभा चुनाव में जो किसान बेल्ट थी, खासतौर पर जो जाट बेल्ट थी, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। फिलहाल हम हरियाणा की ही बात करेंगे। हरियाणा में कुल मिलाकर 10 लोकसभा सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, टोटल भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। और लेकिन अब स्थिति ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटों पर सिमट गई है, यानी उसको 50% का नुकसान हुआ है। किसान आंदोलन से हरियाणा पूरी तरह प्रभावित है। किसान आंदोलन में हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। पश्चिमी यूपी और पंजाब के अलावा हरियाणा ने एक बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की आंच उतनी नहीं रही। वहाँ पर पश्चिमी यूपी में आंदोलन की आंच धीमी हो गई, लेकिन अभी किसान आंदोलन की चिंगारी हरियाणा में सुलग रही है। हरियाणा में आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत की किस तरह से जनसभाएं हुई थी आंदोलन के बाद भी। आपको याद होगा कि इस आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे। वो आज तक भी होल्ड पर हैं, उनको लागू नहीं किया जा सका। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात का सबूत हैं कि हरियाणा में भाजपा का ग्राफ गिरा है। तो सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए किसानों को मनाने की है। किसानों को वो कैसे मना पाएगी और किसानों को के वोट को फिर से प्रभावित करके भाजपा के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने किसान आंदोलन का प्रभाव है, जिसकी चिंगारी आज भी सुलग रही है, जिसकी लपटें आज भी उठती हैं हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान पूरी तरह से होने की संभावना है, क्योंकि लोकसभा में एक एग्जाम्पल यहाँ लोगों के सामने आ चुका है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने खिलाड़ियों की है। खिलाड़ी यानी पहलवानों का आंदोलन आपको याद होगा, दिल्ली में सारे पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, यानी कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे उसके खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मुकदमे भी दर्ज हुए थे, लेकिन मोदी सरकार ने, यानी केंद्र की भाजपा सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब उनको कुश्ती से इस्तीफा देना पड़ा और फिर एक एडहोक कमेटी बनाकर कुश्ती संघ का संचालन करना पड़ा। उस समय आपने देखा होगा दिल्ली में जितने भी देश के खिलाड़ी थे, पहलवान थे, रेसलर थे, बॉक्सर थे, वो सब दिल्ली में पहलवानों के पक्ष में आ गए थे। और चूंकि इनमें महिला पहलवानों की संख्या ज़्यादा थी,
विनेश फोगाट और जो दूसरे जो बड़ी साक्षी मलिक, दूसरी जो बड़ी कुश्ती की पहलवान थी देश भर की, जिन्होंने ओलंपिक और नेशनल इंटरनेशनल जो गेम्स हैं उनमें गोल्ड जीते हैं, सिल्वर जीते हैं, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। और चूंकि वो महिलाएं थी तो महिला होने की वजह से एक सेंटिमेंट्स और जुड़ गया था कि महिलाएं यानी हमारी बेटियां सड़क पर बैठी हैं, उनके खिलाफ पुलिस आक्रामक है, उनको खींचतान कर रही है, उनको ले जाया जा रहा है, और ऐसी तमाम चीज़ें तब सामने आई थी। और आप इस बात से भली भांति वाकिफ़ होंगे कि जितने भी पहलवान, जितने भी खिलाड़ी उस समय धरने पर बैठे हुए थे, उसमें 50% से ज़्यादा खिलाड़ी वहाँ पर हरियाणा से ताल्लुक़ रखते थे। और विनेश फोगाट का ओलंपिक का ताज़ा मामला है, जब वो एक गोल्ड लाने से चूक गई, और गोल्ड लाने से चूकने के बाद जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख भाई मांडविया, उन्होंने ये भी कहा कि हमने विनेश फोगाट पर 70 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके बाद इस पर तमाम राजनीति हुई, किस तरह से 100 ग्राम वेट बढ़ गया, किस किस तरह से सब चीज़ें सामने आई। तो एक खिलाड़ियों का, महिलाओं का भी एक जो विरोध है, जो भीतर जो एक आक्रामकता छुपी हुई है विरोध की भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है इन विधानसभा चुनाव में। और उसका असर, जैसा मैंने अभी बताया, कुछ आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिल भी गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव चूँकि इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी करो या मरो की स्थिति में है। वो चाहती है हर हाल में इस बार विधानसभा चुनाव जीतकर एक हैट्रिक लगेगी। आज तक वहाँ पर इस तरह की किसी की सरकार नहीं बनी होगी जो तीसरी बार एक ही पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन ये जो विरोध है ये कम, इसकी रेंज कम नहीं है, ये मिसाइल बहुत बड़ी है, और इस विरोध से भारतीय जनता पार्टी कैसे पार पाएगी यह कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन विरोध है और इसका असर जरूर पड़ेगा। भाजपा के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी जो 10 साल के शासनकाल की एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका एक एविडेंस लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें हार कर मिल चुका है। उस एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटा जाएगा। पहले मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर तकरीबन 9 साल से भी ज़्यादा की अवधि तक वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उनको हटाकर नायब सिंह सैनी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया, और खट्टर को, ताकि पंजाबी मतदाता नाराज़ ना हो, उनको केंद्र में भारी भरकम विभाग देकर ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री बना दिया गया। बात यह है कि 10 साल के शासनकाल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो खट्टर को केंद्र में ले जाकर मंत्री बनाकर, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर, वो कहीं भी उसकी भरपाई या उसकी क्षतिपूर्ति होती नहीं दिख रही है। नायब सिंह सैनी को, सैनी मतदाताओं को, जो ये राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के जो सैनी समाज के लोग हैं, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ का इक्का चला था कि आसपास के राज्यों में भी जो सैनी मतदाता है वो भाजपा को मिलेंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कतई नहीं हुआ, और जहां अच्छी खासी संख्या में सैनी मतदाता थे वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेस्टर्न यूपी में चुनाव हार गए। तो सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में मंत्री बनाने के बाद पंजाबी समुदाय कितना खुश होता है, कितना संतुष्ट आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या इन सब चीज़ों से एंटी इनकम्बेंसी छुप जाएगी? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी की रेंज कम हो जाएगी? ये कहना बहुत ही मुश्किल है, चूँकि पिछले लोकसभा चुनाव में इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा। तो सबसे बड़ी बात 10 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी की है कि उसको आप कैसे करेंगे। उधर कांग्रेस ने 10 साल का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, अभी दो, आज ही दो, इस तरह के नारों के साथ अपना चुनाव प्रचार अभियान बहुत तेज कर दिया है। तो ऐसे में एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है, किसानों की नाराज़गी है, महिला पहलवानों के साथ अभद्रता के बाद वहाँ पर खिलाड़ियों में, महिला वर्ग में जो रोष है। तो ये 3 जो बड़ी चुनौतियाँ मैंने अभी आपको बताई है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, और ये एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी जो एक सबसे बड़ी जो बात है उसकी भी एक मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की एंटी जाट पॉलिटिक्स का है। उन्होंने गैर जाट राजनीति को वहाँ आगे बढ़ाकर कामयाबी जरूर पाई। 2 लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक में 9 और एक में 10 सीटें जीती, और दोनों विधानसभा चुनाव जीते, एक में 46 सीटें जीती और एक में 41 सीटें जीती। तो उनकी राजनीति पूरी कारगर रही। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एंटी जाट राजनीति को करके भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत काम किया है। हर राजनीतिक दल, हर राजनेता अपनी रणनीति के हिसाब से राजनीति करता है। भाजपा को लगा कि यहाँ पर एंटी जाट राजनीति करने की गुंजाइश है, तो उन्होंने की, और उसमें उनको सफलता भी मिली। लगातार 10 साल से प्रदेश में उनकी सरकार है, और लोकसभा चुनाव में, इस लोकसभा को छोड़ दें तो 2014 और 19 में उनको पूरी की पूरी सीटें मिली थी। लेकिन ये मैसेज अब नीचे तक चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी जाट लीडरशिप को खत्म करके बाकी समुदाय को आगे लाना चाहती है।
जाट बहुल इस प्रदेश में जाटों में ये नाराज़गी बहुत कायदे से झलक रही है। तो ऐसे में जिस तरह का रिएक्शन लोकसभा चुनाव में आया है, अगर जाटों का रिएक्शन उसी तरह का विधानसभा में भी आ गया तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये जो चौथी चुनौती है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी। अगर एकजुट होकर जाट समुदाय कांग्रेस को वोट करता है तो आप ये समझ लीजिए कि जो हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा के रणनीतिकार मंसूबा पाले हुए हैं, इनके मंसूबे बहुत ही मुश्किल पूरे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह ठीक है और जाट समुदाय अपनी जगह ठीक है। वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर इस बार वोट करेगा और भाजपा फिर अपनी उसी परिपाटी परंपरागत तौर तरीकों पर है, वो एंटी जाट लीडरशिप को आगे बढ़ाने को लेकर के चलेगा, ताकि गुर्जर, दक्षिण हरियाणा में बसे हुए अहीर और इसके अलावा सैनी समाज, इसके अलावा जो बिरादरी, बड़ी बिरादरी हैं, तो उनको एकजुट करके पंजाबी, अहीर, गुर्जर, सैनी, इन सब को एकजुट करके जाटों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि अगर ये सब एकजुट होकर के भाजपा को वोट करेंगे तो फिर अगर जाट एकजुट होगा, जाट वर्सेस अदर्स हो जाएगा, तो फिर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिर अकेले जाट अपने दम पर कुछ कर लेंगे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कई बिरादरी ऐसी थी, जैसे ब्राह्मण थे, कई जगह ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, वो कांग्रेस को वोट दिया। तो इस तरह से अगर कोई दूसरी बिरादरी जुड़ेगी, मुस्लिम वहाँ कभी भाजपा को वोट नहीं देगा। दलित पूरी तरह से टूटकर, भाजपा से टूटकर कांग्रेस के पास चला गया है। तो अगर जाट एकजुट होकर पड़ता है और ये पिछला लोकसभा वाला समीकरण रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हरियाणा में आ रहा है और वो आ चुका है। और ये चौथी बड़ी चुनौती है जो मैंने बताई कि एंटी जाट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने से जाट मतदाताओं की जो नाराज़गी है वो रिएक्शन में तब्दील होकर वोट में तब्दील हो गई, तो काफ़ी भारी भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है। लेकिन भाजपा अपनी तौर तरीक़ों से, अपने परंपरागत तरीक़ों से आगे बढ़ रही है। अब देखना यही है कि जो 4 चुनौतियां मैंने आपको बताई है, तो ये इनसे भारतीय जनता पार्टी कैसे पार पाती है।